एवरीवन, मैं कांचा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम बात करेंगे करंट अफेयर, जो भी अपने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी खेल से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, डेली की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले फर्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, मुकेश अंबानी हैज़ रिक्लेम्ड द टॉप पोजीशन ऑन द 23 फोर्ब्स लिस्ट। ठीक है, जो 23 फोर्ब्स लिस्ट आई है इसके अंदर टॉप पोजीशन पे कौन है? मुकेश अंबानी जी। देखो, अगर बात करें हम लोग फोर्ब्स की तो उसमें क्या होता है, इंडिया के टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट निकालती है फोर्ब्स, तो उसके अंदर मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। ओके, इसी से ऐसा ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। वो क्या है, अभी अभी हमने देखा क्या, फोर्ब्स ने लिस्ट निकाली है, तो अभी क्या एक और इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है, हुरॉन। ठीक है, हुरॉन ने लिस्ट निकाली है टॉप, ऐसे ही टॉप रिचेस्ट की लिस्ट निकाली है। तो इंडिया में बात करें तो उसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे है मुकेश अंबानी। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? मुकेश अंबानी। बात करें सेकंड पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट सेकंड पे बात करें तो सेकंड पे कौन है? गौतम अडानी। ठीक है, ये रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं अडानी, गौतम अडानी और उनकी फैमिली जो अडानी ग्रुप की है। थर्ड बात करें तो थर्ड पे कौन है? साइरस पूनावाला। ओके, साइरस पूनावाला। ये क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट, पता है ना, कोविड-19 के टाइम सबके जुबान पे था ये, क्योंकि वैक्सीन बनाई थी, तो ये है थर्ड पे। फोर्थ पे कौन है? शिव नादर। ओके, फोर्थ पे कौन है? शिव नादर। किसकी? HCL कंपनी से, मीन्स HCL कंपनी जिनकी है वो। तो ये है आपके टॉप 4। फिफ्थ पोजीशन पे कौन है ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे कौन है हुरॉन की लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलते हैं वापस हमारे न्यूज़ के ऊपर। इसके अंदर क्या है कि मुकेश अंबानी जी की टोटल संपत्ति कितनी आई है? 92 बिलियन। ठीक है, 92 बिलियन टोटल उनकी एसेट है। उनका जो टोटल एसेट यानी कि टोटल उनकी जो रिचनेस है, जितना उनके पास अभी पैसा है, कितने का उनकी संपत्ति है? टोटल 92 बिलियंस की। ये 2023 फोर्ब्स के अकॉर्डिंग ये है। चलो बात करते हैं द टोटल वेल्थ ऑफ कंट्रीज 100 रिचेस्ट पीपल। जो टॉप 100 लोग हैं उनकी कितनी है? $799 बिलियन, यानी $799 बिलियन है। कितने? जो अपने देश के जो टॉप 100 लोग हैं ना, उनकी रिचनेस, उनकी संपत्ति टोटल है $799 बिलियन। ओके, बात करें शिव नादर जी की, तो शिव नादर 2 स्पॉट ऊपर गए हैं और साथ ही थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, 2 स्पॉट, यानी पहले मान लो किस पे, फिफ्थ पे होंगे, फोर्थ, थर्ड, तो अब थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं। उनकी संपत्ति कितनी है? 29.3 बिलियन $। उनकी संपत्ति कितनी है? रफली अगर बात करें तो 2.4 लाख करोड़ उनकी संपत्ति है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सावित्री जिंदल कौन है? ऑफ ओपी जिंदल ग्रुप जिनका है वो फोर्थ ऑन द लिस्ट। वो कौन से नंबर पे है? फोर्थ पे। कौन? सावित्री जिंदल है फोर्थ पे। फॉर्चून इनका कितना है? $24 बिलियन। ठीक है, कितना है? $24 बिलियन। जो अपने शिव नादर है उनका कितना था? 29.3। और सावित्री जो है, सावित्री जिंदल का कितना है? $24 बिलियन। ये उनकी संपत्ति है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। डी-मार्ट ओनर, डी-मार्ट हर एक सिटी में होता है, बहुत बड़ा सा मार्ट होता है, वहाँ में सस्ते बाकी शॉप्स की कंपेयर करें तो एक ही जगह एक तो बहुत सारा सामान मिल जाता है हमें ग्रॉसरी का, और वहाँ पे हर एक चीज़ पे भले ही ₹1 की छूट हो, है ना, ₹1 ही ऑफ़र हो, ₹1 ही प्राइस कम हो, पर वो है ना ऑफ़र हर एक चीज़ पे लगाते हैं, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये उनकी कस्टमर से डीलिंग की, कस्टमर को इंगेज करने का एक बहुत सही तरीका है। लोगों को लगता है ₹1 ही सस्ता है, पर सस्ता तो मिल रहा है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। बात करते हैं तो डी-मार्ट की बात करो, डी-मार्ट कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे। डी-मार्ट कौन से पोजीशन पे है? 5th नंबर पे। इनके ऑनर कौन है? राधा किशन दामिनी। ठीक है, राधा किशन दामिनी इनकी ओनर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इनका नेटवर्थ कितना है? 23।
सावित्री जिंदल का कितना था 24 मिलियन, इनका कितना है $30 बिलियन। ओके, नेक्स्ट हम बात करें लास्ट ईयर रिचेस्ट, पिछले साल कौन थे सबसे अमीर? गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी पिछले साल सबसे टॉप पे थे। ठीक है, पर क्या उनके अभी देखो किस में दिक्कत आ रही थी, ये देखो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसके बाद बहुत ही फटाफट डिक्लाइन हो गया, और उनकी जो रिचनेस है, उनकी जो संपत्ति है लगातार गिरती चली गई। डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, लास्ट ईयर रिचेस्ट जो सब पिछले साल के सबसे अमीर भारतीय कौन थे? गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी फर्स्ट पे है, सेकंड पे कौन है? आपके गौतम अडानी जी। ओके, नेक्स्ट बात करें हम थर्ड की बात करें, थर्ड पे कौन है? शिव नादर। ठीक है, शिव नादर है थर्ड पे। फोर्थ की बात करें तो सावित्री जिंदल है फोर्थ के ऊपर, और हम बात करें अगर फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? डी मार्ट, यानी कि राधा किशन दामिनी, इनका जो डी मार्ट है, डी मार्ट जो ग्रुप है उसके वो है आपकी फिफ्थ पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया रैंक 111 ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखो टोटल 125 कंट्रीज के बीच में ये इंडेक्स किया गया है। ग्लोबल हंगर की बात करें तो क्या पूरे 125 कंट्रीज है, उनके सारे रिपोर्ट्स देखे गए हैं कि भूखमरी मीन्स कहाँ ज़्यादा भूखमरी, उसमें इंडिया का रैंक क्या आया है? देखो बहुत ही ज़्यादा डरावने वाला है, कितना? 111। पर हमारी गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो ये 111 है ये सही नहीं है। मीन्स आप बाकी कंट्रीज़ के साथ हमें कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे जैसे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा कंट्री का लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है। आप मीन्स है ना जो हर एक चीज़ के नापने का तरीका होता है, तो जो नापी जा रही है हंगर इंडेक्स, ये किसी और कंट्री के बेसिस पे नापी जा रही है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी कल्चर, वो क्या खाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, कितनी डाइट है उनकी, एक इंसान कितना खाना खाता है। ठीक है, उस हिसाब से आप इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो हमारे इंडिया के लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि हमारे इंडिया में 111 नंबर पे नहीं आ सकता 125 लोगों पे, क्योंकि इतनी भुखमरी तो नहीं है। इतना तो आपको भी दिख रहा होगा, इतनी भुखमरी नहीं है हमारे कंट्री में। तो वही कहना है कि ये रिपोर्ट गलत है। पिछले 2 सालों से इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। हम कह रहे हैं उन्हें कि आप है ना एक बार जो क्राइटेरियाज है हंगर इंडेक्स निकालने का उसको थोड़ा चेंज करो। अलग अलग कंट्रीज़ पे अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती है, लोगों की डाइट अलग अलग होती है, क्लाइमेट कंडीशन अलग होता है। आप वहाँ कुछ और खाते हैं, हम यहाँ कुछ और खाते हैं। ठीक है, अगर बात करें अपने साउथ में तो वहाँ लोग चावल खाते हैं, ठीक है, हम यहाँ रोटी खाते हैं। अगर नॉर्थ में बैठे हैं तो नॉर्थ में ज़्यादातर लोग रोटी खाते हैं। तो डाइट में भी डिफरेंस होता है, तो आप कितना न्यूट्रिशन लेना है, इनटेक करना है, ये देखो इंडिया में ही इतना डिफरेंस है, तो पूरे वर्ल्ड में तो कितना ही चेंज होगा। तो ऐसा कहना है लोगों का। आते हैं हम लोग टोटल कितने 125 कंट्रीज़ के बीच में ये इंडेक्स रखा गया था, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? 111। अगर बात करें हम व्हाट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये चीज़ है क्या? ठीक है, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ टूल डिजाइन टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर ग्लोबली, रीजनली और कंट्री वाइज। पूरे वर्ल्ड में एक छोटे से रीजन यानी छोटी सी जगह में और एक छोटे देश में, अलग अलग देश, इन सब में देखना और अच्छा कुछ अलग करना उनके लिए कि कैसे भुखमरी को कम किया जाए, क्या क्या चीज़ें अपनाई जाए कि ये चीज़ें कम की जा सके। तो उसके लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। इंडिया की रैंक क्या है? 111। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक चीज़ और ध्यान रखो, इंडिया का स्कोर कितना आया है? 28.7। इस बार इंडिया का स्कोर कितना है? 28.7। ठीक है, पिछली बार की बात करूँ तो पिछली बार क्या रैंकिंग थी इंडिया की? पिछली बार रैंकिंग थी हमारी 107। ठीक है, पिछली बार 107 रैंकिंग थी। 107 से कुछ और याद आ रहा है? अभी एशियन गेम्स के अंदर 107 मेडल्स लेकर आई है इंडिया। वो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है कि हम इतने नीचे हैं हंगर इंडेक्स के रैंकिंग में। ओके, नेक्स्ट। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स फर्दर लोअरिंग। पिछली साल कितना था? 107 रैंक था 121
पिछली बार 121 देशों के बीच में ये इंडेक्स चेक किया गया था, जिसके अंदर इंडिया का रैंक 107 था। इस बार 125 के बीच में किया गया और इंडिया का रैंक 111 है। अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से 111वां स्थान दिया गया है। कितना दिया गया है? 111वां स्थान दिया गया है। 2022 में इसकी स्थिति और कम होकर 107 थी। पिछली बार कितनी थी? 107 थी। अब हम और ही ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, मीन्स कंडीशन और बेकार हो गई है। अकॉर्डिंग टू हंगर इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट का कहना है ये इंडेक्स गलत है। चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें नापने के लिए आपको अपने तरीके बदलने होंगे। इंडिया में अगर आपको चेक करना है तो इंडिया के हिसाब से तरीके अपनाने होंगे। ओके, ईच कंट्री GHI स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स। 4 चीज़ें होती है, ठीक है, वो देखते हैं 4 चीज़ें, 4 चीज़ों के बेस्ड पर वो इंडेक्स निकालते हैं। क्या क्या? अंडर नॉरिशमेंट, यानी कि अगर बच्चा है, हम हैं, कोई भी, ठीक है, वो नॉरिश्ड नहीं है, यानी कि उनको पूर्ण मात्रा में उनको सही से भोजन नहीं मिल रहा है। ओके, ये चीज़। चाइल्ड स्टर्निंग, चाइल्ड वॉस्टिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी, कितने मीन्स बच्चों मेन है आपके वहाँ के बच्चे की मरने की कितनी, जैसे होता है ना 5 साल के तक के बच्चे कितनी मर जाते हैं, 100 में से 5 साल तक के बच्चों की कितनी डेथ हो जाती है, 5 साल तक के बच्चे हैं वो कितने बीमार रहते हैं, 5 साल के तक के बच्चे हैं वो कितना पोषण उनका कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ों पे देखा जाएगा। क्या क्या है? अल्प पोषण, यानी उनका पोषण सही नहीं है, बच्चों का बौनापन, बच्चे बौने हो रहे हैं, नॉरिशमेंट सही से नहीं मिलेगा तो बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है। ओके, बच्चों का क्या? कमज़ोर होना, उनका वीक होना। बाल मृत्यु के दर, यानी कि बचपन में सही पोषण नहीं मिलने की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया। अभी जैसे मान लो किसी छोटी सी कंट्री का देखें तो वहाँ मान लो कि है ना 1 साल में 10 बच्चों की डेथ हुई, और वही इंडिया की मान लो तो 1 साल में मान लो 100 बच्चों की डेथ हुई, ठीक है, या 1 साल में मान लो 50 भी हुई, 50 मान लेते हैं, ठीक है, इंडिया में 1 साल में 50 बच्चों की डेथ हुई, तो क्या वो कंट्री डेवलप्ड हो गई? और मीन्स वो कंट्री बहुत अच्छी है, हमारी कंट्री बहुत बेकार है? लैंड एरिया भी देखो, हमारा इंडिया इतना बड़ा है, वो कंट्री वेस्टर्न कंट्री इतनी छोटी सी, ठीक है, उसमें 10 जने मरे, हमारे इतने बड़े में 50 लोग मरे, 50 बच्चों की डेथ हुई है। और अगर बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत छोटा सा ही होगा, यहाँ पॉपुलेशन इतना बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो अलग अलग चीज़ें होती है, हमें एरिया के हिसाब से भी देखना है, यही कहना है। ओके, रैंकिंग में भारत का कुल स्कोर कितना रहा है? 28.7, ठीक है, टोटल स्कोर इंडिया का क्या रहा है? 28.7, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा गंभीर की बात है। ओके, बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है। दक्षिण एशिया और सहारा के दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र भूख के उच्चतम स्तर पर दर्ज किए गए हैं। कौन से एरियाज? देखो, सबसे ज़्यादा भूखमरी कहाँ पे देखी गई है इस इंडेक्स के हिसाब से? एशिया और सहारा दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका जो सहारा वाला एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूखमरी देखी गई है। दोनों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 27 है, ठीक है, ये दोनों है, उनकी कितनी है? 27। इंडिया की क्या है? 28.7। 0 सर्वोत्तम है, संभावित स्कोर 100 सबसे बेकार है, सबसे खराब कितना है? 100। 0 to 100 नापी जाती है, देखो इधर 0 से लेके 100 नापी जाती है। जिनका 100 नंबर आ रहा है वो सबसे बेकार है, जिनके 0 नंबर आ रहा है वो सबसे अच्छे हैं, है ना, यहाँ 0 नंबर सबसे ज़्यादा अच्छे माने जा रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें हमारे इंडिया के पड़ोसी देश, तो हमारे इंडिया के सारे पड़ोसी देशों की बात करें तो उसमें सबसे बेकार जो कंडीशन आई है वो किसकी आई है? इंडिया की। जैसे देखो इधर, इंडिया नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान की रैंकिंग क्या रही है? 102। पाकिस्तान के हालात हमसे अच्छे हैं। बांग्लादेश की क्या आई है? 81। बांग्लादेश छोटा सा देश है, आपको पता है बांग्लादेश में कितनी सारी चीज़ें होती है, हम सबको रिपोर्ट्स न्यूज़ में मिलती रहती है, पर फिर भी 81। नेपाल की रैंक क्या आई है? 69, ठीक है, नेपाल की रैंक कितनी है? 69। श्रीलंका की बात करूं तो 60वीं रैंक है, यानी कि हमारे आस पड़ोस के जितने भी देश हैं उसमें सबसे बेकार रैंकिंग हमारी आई है। ओके, ये भी देख सकते हो, बाकी जो भी कंट्रीज है छोटी है, हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, तो ज़रूरी है उनको चीज़ें सुधारने की, अलग अलग देशों के हिसाब से इन रिपोर्ट निकालने की। चलो, द 20 कंट्रीज विद 2023 स्कोर लेस देन 5।
जो 5 से कम नंबर, मैंने क्या कहा, 0 से कितना जाएगा 100, ओके, 0 से 100 रैंकिंग चलेगी, तो 0 से 5, ठीक है, यानी कि 5 से कम रैंकिंग वाले, ओके, गला खराब है मेरा, तो 5 से कम रैंकिंग वाले जो कंट्रीज़ है वो कितनी है, 20 ऐसी कंट्रीज़ हैं, ओके, तो उनको टॉप 20 के रैंक में, स्टार्टिंग के 20 कंट्रीज़ के रैंक में उनको रखा गया है। सेंट्रल अफ्रीका पब्लिक रैंक्स 125, कौन सी सबसे लास्ट रैंक किसकी बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, अफ्रीकन रिपब्लिक, जो अफ्रीकन रिपब्लिक है उसकी रैंक लास्ट है। बात करते हैं एक बार वापस से हम लोग, इंडिया की रैंक क्या रही है, देखो इंडिया की रैंक क्या रही है, 111, इंडिया की रैंक रही है 111। टोटल कंट्री कितनी थी, टोटल कंट्री थी 125। लास्ट ईयर की, इस साल की बात है, यानी कि ये 2023 की बात है। 2022 की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी थी, इंडिया की रैंक थी 107। कितने कंट्रीज में किया गया था, 121 कंट्रीज में, ठीक है, 121 कंट्रीज में। इस बार 2023 की बात करूं तो 2023 में 5 से कम, यानी 0 से 5 के बीच में कितनी कंट्रीज है, टोटल 20 कंट्रीज है, ओके, टोटल कितनी कंट्रीज है, 20 कंट्रीज है। और बात करें अफ्रीकन रिपब्लिक की, तो अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे लास्ट पोजीशन पे है, क्या है उसकी रैंक, 125, ठीक है, सबसे लास्ट पे कौन है, अफ्रीकन रिपब्लिक, ओके, आगे चलते। साउथ इंडियन बैंक अपॉइंट्स विजय कुरैन, ठीक है, विजय कुरैन को क्या अपॉइंट किया गया है, न्यू चेयरमैन। अभी देखें तो अभी अभी कौन थे, सलीम गंगाधरन, सलीम गंगाधरन, गंगाधरन से कुछ याद आ रहा है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो सलीम गंगाधर पहले थे साउथ इंडियन बैंक के, अब उनकी जगह कौन बने हैं, विजय कुरैन। विजय कुरैन नए अपॉइंट हुए हैं, किसके लिए, साउथ इंडियन बैंक के, किस पोजीशन के लिए, साउथ इंडियन बैंक अपॉइंट विजय कुरैन एज द न्यू चेयरमैन, न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं, ओके, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। विजय कुरैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन फॉर द थ्रीसर, थ्रीसर क्या है, जगह का नाम है, बेस्ड कंपनी, बैंक का क्या नाम है, साउथ इंडियन बैंक, विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 नवंबर से 22 मार्च तक, 2 नवंबर से लेके 22 मार्च तक ये अपॉइंटेड रहेंगे चेयरमैन, किसके, साउथ इंडियन बैंक के, क्या नाम है, विजय कुरैन, ठीक है, 2026 तक इनका टेन्योर है, ओके। अभी कौन थे, तो सलीम गंगाधरन अभी थे इस चेयरमैन के पोस्ट के ऊपर, ओके, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, पेटीएम, पूरे दिन करते रहते पेटीएम करो, है ना, यहाँ जाओ। आरबीआई इम्पोज, आरबीआई ने क्या किया है, इसके ऊपर 5.39 करोड़ का क्या लगाया है, पेनल्टी लगाया है। क्यों लगाए हैं, केवाईसी के चक्कर में। क्या किया है कि पेटीएम ने सही से केवाईसी नहीं की है, मीन्स केवाईसी, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई आपको पता है, आरबीआई इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा आरबीआई है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। इंडिया में जितनी भी बैंकिंग है, जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, उनको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। तो आरबीआई ने कुछ रूल्स बताए हैं केवाईसी के लिए, तो वो रूल्स इसने फॉलो नहीं किए हैं, पेटीएम ने फॉलो नहीं किए, उस वजह से 5.39 करोड़ का क्या लगाया है, पेनल्टी लगाया। 5.39 करोड़ हमें बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, पेटीएम के लिए छोटी सी बात है, दे देगा, ऐसा कुछ है नहीं, ओके। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। 1937 तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता के अंदर, ओके, कोलकाता के अंदर। 37 के बाद इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया और कहाँ हो गया, मुंबई में, ओके, हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया, मुंबई में। 1949 तक बात करें हम लोग, 1949 तक जो आरबीआई थी एक प्राइवेट कंपनी थी। सोचो हमारे देश का जो केंद्र बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सही बात नहीं है। तो 1949 में आरबीआई का क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद रखना। 1935 स्थापना हुई थी, 37 कोलकाता से मुंबई, 1949 उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था,
ये सब चीज़ें एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जा रही है, बहुत बार पूछी जा रही है। आईआईपी राइजेस एट 14 मंथ हाई, ठीक है, जो आईआईपी है यानी कि इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है, इंडिया की इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना बढ़ गया है, 10.3% बढ़ गया है, 10.3% की हाइक हुई है उसके अंदर, किसके अंदर, इंडिया जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, मीन्स काफ़ी अच्छी बात है, जो इंडस्ट्रीज है हमारे देश की वो बहुत अच्छा काम कर रही है, 10% पिछले बार से लेकर 10% बढ़ा दी गई। इसकी बात करूं तो अगर अभी आपके 2-3 महीने के अंदर एग्जाम है, इस महीने या अगले 2 महीनों के अंदर आपके एग्जाम है, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। देखो कुछ चीज़ें होती है जो हर 1-2 महीने में चेंज होती रहती है, जैसे अभी ये है सर्ज एट अ 14 मंथ हाई पेस 10.3% इन अगस्त फ्रॉम द रिवाइज 6% इन जुलाई, ठीक है, जुलाई और अगस्त का डेटा है, वैसे ही सितंबर अक्टूबर का डेटा चेंज होता रहेगा। जैसे कभी कभी अलग अलग जीडीपी ग्रोथ के रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, ओके, तो उसमें भी क्या होता है कि वो भी डेटा चेंज होता रहे, जैसे आरबीआई की है ना बाई मंथुअल मीटिंग्स होती है, उसमें भी रेपो रेट होता है, और क्या होता है सीआरआर एसएलआर ऐसी चीज़ें होती है, तो वो मंथली बेसिस पे चेंज होती जाती है। तो आपकी जब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के 2 महीने पहले की डेटा आप लर्न करो, क्योंकि ये हर 2 महीने में फिर चेंज हो जाएगा। तो अगर अभी आपके एग्ज़ाम है अगले इस महीने नेक्स्ट महीने, तब आप ये लर्न कर सकते हैं। कितना है, 10.3 हो गया है, 6% की वृद्धि हुई है, ओके, किसके अंदर, इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना उत्पाद कर रही है, उसमें 10.3 की वृद्धि हुई है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइट्स। राइट्स क्या है, गेट नवरत्न का स्टेटस। राइट्स एक कंपनी है, उसको क्या मिला है, नवरत्न का स्टेटस मिल गया है, रेलवे से रिलेटेड कंपनी है। अगर बात करूँ नवरत्न, तो इंडिया में टोटल अब नवरत्न पहले 15 थी, अब कितनी हो गई है, 16, ठीक है, 16 नवरत्न कंपनी हो गई है। अगर हम बात करें महारत्न की, महारत्न, तो इंडिया में महारत्न कितनी है, 13, ओके, इंडिया में महारत्न कंपनीज कितनी है, 13। राइट्स लिमिटेड अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे। राजस्थान से है, जो मिनिस्टर है वो राजस्थान से है, ओके, जो मिनिस्टर है राजस्थान से है, तो थोड़ा सा हिंट है अगर आपको पता है तो, ओके, चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न, इनको क्या मिला है, नवरत्न का स्टेटस मिल गया है, स्टेटस बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उन्होंने नवरत्न का स्टेटस दिया है। चलो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैं बताती हूँ आपको, निर्मला सीतारमण जी, वो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय उनके पास है। तो आप मुझे क्या बनाएंगे कि रेलवे मंत्रालय किसके पास है, हमारे इंडिया का रेल मंत्रालय किसके अंदर में आता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, क्या नाम है, CPAE, ठीक है, राइट्स लिमिटेड को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न, ठीक है, नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब ये कंपनी क्या हो गई है, राइट्स को क्या बना दिया गया है, नवरत्न बना गया। दिस मार्क राइट द कंट्री 16th नवरत्न, कौन सा, 16वां, अभी हमने बात किया 16th नवरत्न इसके साथ ही बन गई है। अब तक पहले कितनी थी हमारे पास, 15 नवरत्न थी, और महारत्न कितनी है हमारे पास, अभी अभी डिस्कस किया, 13 महारत्न। चलो तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, सरस्वती सम्मान से रिलेटेड, ये सरस्वती नाम से ही पता चल रहा होगा, सरस्वती माँ क्या है, विद्या की माँ है ना, किताबें रखते हैं हम लोग, सरस्वती पूजा के दिन किताबों की पूजा होती है कई जगहों पे। तो जो सरस्वती सम्मान किस लिए दिया जाता है, बुक्स के क्षेत्र में। चलो डिस्कस करते हैं हम लोग न्यूज़। तमिल राइटर, कहाँ की राइटर है, तमिल के लेखिका है, कौन है, शिव शंकरी, क्या नाम है उनका, शिव शंकरी, को उनकी संस्मरण की पुस्तक सूर्यवंशम, कौन सी पुस्तक है, पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, कौन सी बुक है, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है, ओके, किनको दिया गया है, शिव शंकरी को, देखो शिव शंकरी को दिया गया है, कहाँ की है वो, तमिल, ठीक है, तमिल लेखिका है शिव शंकरी, कौन से पुस्तक के लिए दिया गया है, सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। और हम बात करें उनको सम्मान कौन सा दिया गया है, तो सरस्वती सम्मान दिया गया है। के बिरला, ठीक है,
द अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द के बिरला। के बिरला जो है वो इंस्टीट्यूट ये अवार्ड देती है। फाउंडेशन कैरीज अ साइटेशन, एक साइटेशन देती है। अ प्लेक एंड अ प्राइज मनी ऑफ 15 लाख, क्या देती है? साइटेशन देती है, ठीक है, इसको साइटेशन कहते हैं। अ प्लेक यानी कि एक स्टोन कार्विंग जैसा, सरस स्टोन कार्विंग बात करूँ, पत्थर का ऐसा एक होता है ना अपन को मोमेंटम जैसा मिलता है, प्राइज जैसा, एक वो दिया जाता है। साथ ही साथ यह 15 लाख रुपए दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान के अंदर। यहाँ देखो, ये देखो, ऐसा कुछ दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्लेक, यानी कि वो मोमेंटम। चलो आगे देखो, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की बात करूँ, इट इज़ एन एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोएट्री लिटरेरी वर्क इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, आप कोई पोएट्री लिख रहे हो, कोई लिटरेसी से रिलेटेड यानी कि किताब अकादमी और से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो, कौन से कोई भी ये 22 लैंग्वेज जो इंडिया में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मान्यता पर प्राप्त है। अब वो तो इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, साथ साथ अपनी बहुत सारी लैंग्वेज है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, है ना, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। चलो ठीक है, तो यहाँ की बोली क्या, हर थोड़ी थोड़ी देर पे तो भाषा बदल जाती है। बोली तो 1 किलोमीटर में बोली चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप है ना गुजराती बोल रहे हैं तो यहाँ आपकी गुजराती अलग है, थोड़ी देर बाद गुजराती बोलने का ढंग बदल जाएगा। आमने सामने लोग बैठे हैं, अगर मारवाड़ी में बात करें तो दोनों की मारवाड़ी बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, बोली इतनी बदल जाती है। इंडिया में कितनी टोटल ऐसी 22 लैंग्वेजों को मान्यता दिया गया है। इंडिया लिस्ट शेड्यूल किसमें? शेड्यूल 8 के अंदर। ठीक है, 22 लैंग्वेजों को मान्यता दिया गया है। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1991। ये जो सरस्वती सम्मान है 1991 में स्थापित किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कौन ये सम्मान देती है? के बिरला। इट कंसिस्ट ऑफ 15 लाख। ठीक है, 15 लाख रुपए दिया जाता है, 15 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है, एक साइटेशन दिया जाता है, मीन्स ये कैसे समझो एक सर्टिफिकेट टाइप दिया जाता है और एक प्लेक दिया जाता है, यानी एक ऐसा आपको मेडल टाइप दिया जाता है, एक ऐसा मोमेंटम टाइप दिया जाता है जिस पे से सरस्वती सम्मान लिखा हुआ होता है। ओके, या आप अपने घर पे ले जाके आप सजा सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा सा पोएम लिखते हैं, बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन? के बिरला जी, तो मिलेगा आपको। ठीक है, द इनॉग्रल अवार्ड वॉज गिवन। सबसे पहला जो ये अवार्ड है वो किनको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन पता है, अमिताभ बच्चन के पापा, ओके, उनको दिया गया था ये अवार्ड। उनकी 4 वॉल्यूम ऑटोबायोग्राफी, उनकी क्या ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो हम खुद लिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 4 वॉल्यूम की 1 2 3 4 किताबें निकाली थी। उन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। क्या क्या नाम है? क्या भूले क्या याद करें, है ना, बहुत दुख भरा नाम है। क्या भूले क्या याद करें। दूसरा क्या नाम है? नीदा का निर्माण, नीदा का निर्माण। तीसरा क्या नाम है? बसेरे से दूर और 10 द्वार से सपनों तक। ये 4 उनकी वॉल्यूम्स के नाम हैं। नहीं, कोई भी किताबें आती है, होती है ना कभी फर्स्ट पार्ट सेकेंड, मूवी के सीक्वल्स आते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, वैसे ही दबंग 1 दबंग 2। तो इनकी जो ये आत्मकथा थी हरिवंश राय बच्चन जी को, देखो याद क्या रखना है, हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। अभी किनको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किसके लिए मिला है? सूर्यवंशम, जो उन्होंने यानी पोएम लिखी है, उसके लिए दिया गया है। कहाँ की राइटर है? तमिल राइटर है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, 4 वॉल्यूम यानी 4 बुक्स थी। कौन कौन सी बुक थे? क्या भूले क्या याद करें, नीदा का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सपनों तक, ये किताबें थी। अब है नीरज चोपड़ा ज्वाइन अलाइट्स। ठीक है, नीरज चोपड़ा को तो गोल्डन मैन कह देना चाहिए। हर जगह गोल्ड लेकर आते हैं, कहीं भी जाते हैं कहीं भी जाते गोल्ड मेडल होता है इनके पास। अभी हम बात करें तो अभी एशियन गेम्स इसमें भी इनको गोल्ड मिला है। कितना दूर भाला फेंका है इन्होंने? 88.88 मीटर। सो बहुत लंबा अपना इनका जेवलिन थ्रो बहुत लंबा रहा है। बात क्या है, 2017 में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को सम्मानित किए जाने के बाद चोपड़ा लॉरियस राजदूत नामित होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, ये दूसरे, ये क्या बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है किसके लिए? नीरज चोपड़ा जी के लिए। 2017 में पहले इंडियन जो फॉर्मर क्रिकेटर है कौन? युवराज सिंह। युवराज सिंह बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, 6 छक्के मारे थे जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। कब? वर्ल्ड कप 2011 में, है ना। चलो
तो चोपड़ा बिकेम द सेकंड इंडियन, क्या दूसरे इंडियन बन गए हैं लॉरेंस में अपना नामित करने के लिए, अपना नामांकन कराने के लिए। चोपड़ा इज ओनली द थर्ड इंडियन आफ्टर द रेसलर कौन, विनेश फोगट एंड क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर टू बी नॉमिनेटेड एट लॉरेंस अवार्ड। लॉरेंस अवार्ड में नॉमिनेट होने वाले ये कौन से बन गए हैं, तीसरे, ठीक है। नामांकित होने वाले कौन से बन गए हैं, दूसरे, और अवार्ड में नॉमिनेट होने वाले कौन से बन गए हैं, तीसरे। इनसे पहले कौन कौन, सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगट। विनेश फोगट कौन है, रेसलर हैं, ओके। फोगट सिस्टर्स भी थी हमारे, पता है ना, ओके। और ये नेक्स्ट क्या है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर। इनके बाद हमारे जो ये नीरज चोपड़ा जी हैं, ये थर्ड पर्सन बन गए हैं लॉरेंस में नॉमिनेट होने के लिए। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया फ्रांस डिफेंस मिनिस्टर होल्ड 5th डायलॉग। इंडिया और फ्रांस की मीटिंग हुई है, देख सकते हैं आप लोग इमेज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, और उनके रक्षा मंत्री कौन है, सेबेस्टियन लेकॉर्नु। इन दोनों की इमेज, इनकी 5th मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है, फ्रांस पेरिस में हुई है। छोटा सा न्यूज है, ध्यान में रखना। अगला, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर। इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर कब, 13 अक्टूबर को। अगर बात करें तो ये क्या है, तो ये एक तरीके से अवेयरनेस फैलाना है। आपको पता है हर कुछ दिनों में आपदाएं आ जाती है, अलग अलग भूकंप, सुनामी, कैसी कैसी चीज़ें होती है ना, लैंडस्लाइड हो जाता है। तो हम इन आपदाओं को ऑब्वियस हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सुपर नेचुरल पावर कोई शक्ति है वो करती है। हम उसके लिए रेडी हो सकते हैं, हम पहले से उसके लिए अपने बचाव के लिए कुछ सही चीज़ें कर सकते हैं। उसके अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। यानी सारी इनइक्वालिटीज़, यानी अगर आपदा आ रही है तो हम सब बराबर हैं, हम लोग एक साथ मिलके इसके लिए लड़ेंगे, ओके। अगर बात करूँ 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे, ओके, रूरल वुमेन डे। बात करें हम लोग 16 अक्टूबर को कौन सा आता है, 16 अक्टूबर की क्या आता है, वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे, ओके। ऐसे ही हर दिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वो आप रिवाइज करते रहो जब भी कोई डे से रिलेटेड न्यूज़ आता है तो, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, जो भी चीज़ें पसंद आई हो, कुछ अलग चीज़ें आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग, अगर आपका सपना है एसएससी, ठीक है, एसएससी अगर आपका सपना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ज्वाइन कीजिए पेगासस करियर एकेडमी, जहां आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। एसएससी पे ही बेस्ड है, पूरा एसएससी पे फोकस्ड, आपको सारे एक्सपर्ट, सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे इसके अंदर। फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इन सब के कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, दिल्ली पुलिस, ऐसे जितने भी एग्जाम्स एसएससी करवाती है उन सब के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ओके। साथ ही साथ क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, उसी पे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। करना क्या है, आपको पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आप यहाँ जाएँ और लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।